सभी साथियों को नमस्कार। आज हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र के एक और विषय पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है लोनजाइनस का उदात्त तत्व सिद्धांत। देखिए, उदात्ता का मतलब होता है महानता। हमने बहुत सारा साहित्य पढ़ा, बहुत सारी कविताएं पढ़ी, बहुत सारे कवियों को पढ़ा, लेखकों को पढ़ा, लेकिन कुछ साहित्य ऐसा है जो आज अमर है, जिनके कवि जो है, जिनकी रचनाकार जो है आज अमरता को प्राप्त कर चुके हैं। जैसे प्रेमचंद का साहित्य हो गया, जयशंकर प्रसाद का साहित्य हो गया, महादेव वर्मा का साहित्य हो गया, पंत का साहित्य हो गया, मैथिली शरण गुप्त का साहित्य हो गया। इनकी रचनाएं जो है आज महानता को प्राप्त कर चुकी है, अमरता को प्राप्त कर चुकी है और युगों युगों तक उनकी रचनाएं याद रखी जाएगी। ऐसा क्यों? सारे कवि जो है महान क्यों नहीं बन पाते हैं, उनकी रचनाएं जो अमर क्यों नहीं हो पाती है, ऐसा क्यों है? तो इस चीज को स्पष्ट करते हुए लोनजाइनस ने अपना एक सिद्धांत दिया है जिसको बोलते हैं उदात्तता का सिद्धांत। ये सारी रचनाएं जो है आज अमर हो चुकी है, वो किस गुण के कारण हुई है? तो वो गुण है उदात्तता। इसी तत्व को, इसी चीज को स्पष्ट करते हुए लोनजाइनस ने अपना सिद्धांत दिया है जिसका नाम है उदात्तता का सिद्धांत या उदात्त तत्व का सिद्धांत। उदात्तता का मतलब होता है महानता। ठीक है, अपन इसको विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, सारी चीजें स्पष्ट करेंगे। रचनाएं जो है महान क्यों बन जाती है, ये उदात्तता कहाँ से आती है, ठीक है, इस सारी चीजों पर अपन चर्चा करेंगे। और कौन से प्रश्न, कैसे प्रश्न इस बिंदु से बन सकते हैं, इस टॉपिक से आ सकते हैं, उस पर भी अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए, तो लोनजाइनस का उदात्त तत्व सिद्धांत। हमने पहले चर्चा की कि उदात्तता का मतलब होता है महानता। उदात्तता का मतलब क्या है? महानता। ठीक है, काव्य में महानता किस प्रकार समावेशित हो पाती है, या कोई काव्य या कवि किस प्रकार महानता को प्राप्त करता है, यही क्या है? उदात्त तत्व कहलाता है। पहले तो ये समझना है कि उदात्तता होता क्या है, उदात्त तत्व है क्या। तो मैंने आपको पहले ही स्पष्ट किया कि किसी कवि की रचनाएं और कवि खुद किस प्रकार महानता को प्राप्त करता है, वो जो तत्व है उसकी कविताओं में निहित वो तत्व जो है क्या कहलाता है? उदात्त तत्व कहलाता है। ठीक है, तीसरी शताब्दी के महान दार्शनिक लोनजाइनस ने अपनी पुस्तक पेरिप्सुस, इनकी पुस्तक का नाम है पेरिप्सुस, ये एक भाषा शास्त्र का ग्रंथ है और ये पुस्तक इन्होंने अपने शिष्य को संबोधित करते हुए लिखा है और एक पत्र को रूप में लिखा है। पत्र में इन्होंने लिखा है कि उदात्तता क्या होती है, किस प्रकार प्रकट होती है, ये सारा जो है विचार जो है इन्होंने अपनी पुस्तक में रखा है। और इस पुस्तक का नाम कई बार परीक्षा में पूछते हैं, तो अपन को पुस्तक का नाम याद रखना है कि इनकी पुस्तक का नाम है पेरिप्सुस। ठीक है, पेरिप्सुस उदात्त तत्व का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसकी प्रेरणा उन्हें कैसिलियस के निबंध उदात्त से मिली। इनके गुरु का नाम था कैसिलियस और कैसिलियस का एक निबंध है जिसका नाम है उदात्त। ठीक है, उस उदात्त निबंध से इनको प्रेरणा मिली कि उदात्त तत्व पर और ज्यादा लिखना चाहिए, अपने विचार प्रकट करने चाहिए। तो इन्होंने उसके आधार पर अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है पेरिप्सुस। इस पेरिप्सुस का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, और लोनजाइनस जो है ये पश्चिम के प्रथम पहले स्वच्छंदतावादी समीक्षक हैं, स्वतंत्र आलोचक हैं, स्वतंत्र समीक्षक हैं, समालोचक हैं। कौन? लोनजाइनस। ये अपन को याद रखना है। उसके बाद उनकी जो पुस्तक है पेरिप्सुस, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है ऑन द सबलाइम। इसका अंग्रेजी में जो अर्थ है पुस्तक का नाम ऑन द सबलाइम, और हिंदी में इसे कहा जाता है औदात्य पर विचार। ये पुस्तक जो है एक पत्र शैली में लिखी गई है। हमने पहले भी स्पष्ट किया कि पुस्तक जो है एक पत्र शैली में लिखी गई है और ये पत्र जो है इन्होंने अपने शिष्य को लिखे हैं। ठीक है, और शिष्य का नाम क्या है? पोस्तुमियस टेरेंटियनस। ठीक है, इस शिष्य का नाम आपको याद रखना है। पुस्तक के बारे में प्रश्न कई बार बना है। पुस्तक का नाम पेरिप्सुस, पत्र शैली में लिखी गई है और पत्र इन्होंने किसको लिखे हैं? तो अपने शिष्य को लिखे हैं और शिष्य का नाम भी आपको याद रखना है, पोस्तुमियस टेरेंटियनस। और ये पुस्तक जो है इसका विषय क्या है? तो इसका विषय है भाषा शास्त्र। और ये प्रश्न एक बार नहीं कई बार पूछ लिया गया है कि लोनजाइनस की जो पुस्तक है पेरिप्सुस,
इसका विषय क्या है, तो इसका विषय जो है भाषा शास्त्र। ये भाषा शास्त्र की पुस्तक है, पत्र शैली में लिखी गई है। अपने शिष्य पोस्तुमियस तेरेंतियानस को इन्होंने संबोधित करते हुए लिखा है। और इसका प्रथम बार प्रकाशन जो है वो इटली के रॉबर्ट लो ने 1954 में किया था। लेकिन इसका जो अंग्रेजी में अनुवाद है वो पहले ही हो गया है। अंग्रेजी में अनुवाद 1652 में हो गया है, और 1652 में इसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है, तो जॉन लॉक ने किया है। ठीक है, और इसका नाम क्या दिया है, ऑफ द हाइट ऑफ इलोक्वेंस। ये नाम इन्होंने जब इनका अनुवाद किया अंग्रेजी में जॉन लॉक ने 1652 में, तो इसका नाम इन्होंने दिया है कि ऑफ द हाइट ऑफ इलोक्वेंस। ठीक है, इसमें कुल 44 अध्याय हैं। और एक और तत्व अपन को याद रखना है यहाँ पर कि इसका लेखन जो है उत्तम पुरुष शैली में हुआ है। किस पुरुष शैली में हुआ है, उत्तम पुरुष शैली में हुआ है। हम आमतौर पर पढ़ते हैं कि 3 पुरुष है। प्रथम पुरुष यानी कि अपने बारे में बताना, मध्यम पुरुष यानी कि सामने वाले के बारे में बताना, और उत्तम पुरुष का मतलब है कोई तीसरा व्यक्ति, यानी कि तीसरे व्यक्ति के बारे में बताते हुए, तीसरे व्यक्ति को संबोधित करते हुए लॉन्जाइनस ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है पेरिप्सुस। ये पुस्तक पत्र शैली में है, और पत्र इन्होंने अपने शिष्य पोस्तुमियस तेरेंतियानस, ठीक है, नाम थोड़ा सा अजीब है, अपन को याद रखना है, पोस्तुमियस और तेरेंतियानस को लिखा है। भाषा शास्त्र का ये जो एक ग्रंथ है और उत्तम पुरुष शैली में लिखा गया है। 1652 में इसका क्या हुआ है, अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है, और 1954 में इसका पहली बार क्या हुआ है, प्रकाशन हुआ है। तो ये सारी चीजें जो है इनकी पुस्तक के बारे में है, जहां से प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना बनती है, पूछे भी गए हैं। तो इस फैक्ट को, इनकी पुस्तक के बारे में जो भी लिखा गया है, इसको अच्छे से अपन को पढ़ना है। उसके बाद देखिए, उन्होंने कहा है कि लॉन्जाइनस के अनुसार उदात्त ही वह साधन है जिसके कारण साहित्यकारों ने कीर्ति और यश प्राप्त किया है। हमने पहले भी चर्चा की, वो गुण उदात्त ही है जिसके कारण कवि जो है प्रसिद्ध हुए हैं, उन्होंने यश प्राप्त किया है, कीर्ति प्राप्त की है, महानता को प्राप्त किया है। वो गुण कौन सा है, उदात्त तत्व गुण है। ठीक है, तो ये इनकी पुस्तक के बारे में जो भी चर्चा है, इसको आप निश्चित तौर पर याद रखेंगे, क्योंकि यहीं से प्रश्न आने की पूरी संभावना बनती है। उसके बाद देखिए, अब हम पूरे उनके विचारों को पढ़ेंगे उदात्तता के बारे में, उन्होंने क्या क्या विचार उदात्तता को लेकर रखे हैं। देखिए, उनके अनुसार उदात्त अभिव्यंजना का अनिर्वचनीय, अभिव्यंजना का कैसा, अनिर्वचनीय, जिसका वर्णन नहीं किया जा सके, जो वर्णन से परे हो, प्रकृस, उत्कर्ष और वैशिष्ट्य मतलब विशेषता है। अभिवंदना की कैसी विशेषता है, तो अनिर्वचनीय विशेषता है, जिसकी कोई विवेचना नहीं की जा सके, जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकते। ऐसी विशेषता जो है वो क्या कहलाती है, उदात्तता कहलाती है। और औदात्य जो है आत्मा का क्या है, महानता का प्रतिबिंब है। लॉन्जाइनस ये कहते हैं कि जो कवि उदात्त रचनाएं करता है उसका व्यक्तित्व भी कैसा होता है, उदात्त। रचनाएं जो है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व का प्रतिबिंब है। जैसा कवि होगा उसकी रचनाएं उसकी जैसी होगी, उनकी रचनाओं में ही उसका प्रतिबिंब दिखाई देगा। ये कौन कहता है, लॉन्जाइनस कहता है कि औदात्य जो है आत्मा का क्या है, महानता का प्रतिबिंब है। उन्होंने उदात्त के लिए मूल तत्व या शक्ति किसको माना है, प्रतिभा को। वो कहते हैं कि उदात्तता का जो मूल है, कि ये उदात्त गुण कवि में आया कहाँ से, तो ये उसका जन्मजात, उसका सहज गुण है, जिसको हमने पढ़ा भी था काव्य हेतु में कि प्रतिभा जो है वो जन्मजात है, सहजा है। ठीक है, तो यहाँ भी लॉन्जाइनस ये कहते हैं कि उस उदात्तता का जो मूल है वो क्या है, प्रतिभा है। ठीक है, ये अपन को याद रखना है। एक कवि का संपूर्ण व्यक्तित्व ही उदात्त होना चाहिए। उनके अनुसार महान, प्रतिभाशाली, विद्वान, चरित्रवान ही उदात्त रचनाएं कर सकता है, परंतु जिसके विचार तुच्छ, संकीर्ण है, वो कोई महान रचना नहीं कर सकता। बहुत बड़ी बात यहाँ पर लॉन्जाइनस ने बताई है कि एक महान, प्रभावशाली, प्रतिभाशाली, उच्च विचारों का व्यक्ति जो है, व्यक्तित्व वाला जो व्यक्ति है, वही जो है उदात्त रचनाएं कर सकता है। लेकिन जिसकी भावनाएं, जिसकी मनोवृत्ति तुच्छ है, संकीर्ण है, वो कभी भी महान रचनाएं नहीं कर सकता है। यानी कि सीधे तौर पर देखा जाए, मोटे तौर पर देखा जाए, तो लॉन्जाइनस ये कहता है कि अच्छे व्यक्तित्व वाला व्यक्ति ही कैसा हो सकता है, उदात्त हो सकता है।
उसकी रचना ही उदात्त हो सकती है। तुच्छ, संकीर्ण, नीच व्यक्ति, अधम व्यक्ति जो है, अधम कवि जो है, वो कवि रचनाएं महान नहीं बना सकता है। ऐसा किसका कहना है? लॉन्जाइनस का कहना है। तो अपन को याद रखना है, ठीक है। भारतीय काव्य शास्त्र में कुंतक का जो वक्रोक्ति सिद्धांत है वो लॉन्जाइनस के सिद्धांत के निकट है। कई बार जो है काव्य शास्त्र में ऐसे प्रश्न आते हैं कि फलाना जो है सिद्धांत जो है वो किस सिद्धांत के निकट है। तो लॉन्जाइनस का उदात्त तत्व सिद्धांत जो है वो हमारे कुंतक के वक्रोक्ति सिद्धांत के क्या है? निकट है, ठीक है। ये फैक्ट अपन को याद रखना है। उसके बाद देखिए, अब आगे लॉन्जाइनस ने उदात्तता के निर्माण में, उदात्तता के जन्म में 3 प्रकार के तत्व माने हैं, ठीक है। 3 प्रकार के तत्वों द्वारा उदात्तता का प्रकट्य होता है। कौन कौन से? एक तो है अंतरंग पक्ष, एक है बहिरंग पक्ष और एक है विरोधी तत्व, ठीक है। ये 3 प्रकार के तत्व हैं। फिर इन 3 प्रकार के तत्वों को 2 भागों में बांटा गया। पहला, उदात्त के 5 स्रोत या 5 तत्व, जिसमें अंतरंग और बहिरंग तत्वों को शामिल किया गया है और इनको मिलाकर 5 तत्व बनाए गए हैं। परीक्षा में यह प्रश्न आए कि उदात्तता के कितने तत्व जो है लॉन्जाइनस ने बताया है, तो आपको 5 लिखना है। कितना लिखना है? 5। विरोधी तत्व कितने हैं? तो 3 हैं। 5 जो है इसके मूल तत्व है। इन 5 में ही 2 जो है अंतरंग है और 3 जो है बहिरंग है। कौन कौन से अपन पढ़ते हैं? देखिए, लॉन्जाइनस ने उदात्तता के 5 स्रोत बताए हैं। पहला, उदात्त विचार और विषय की गरिमा। वो कहते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण जो स्रोत है उदात्तता का, उदात्तता कहाँ से प्रकट होती है? तो उदात्तता आत्मा से प्रकट होती है, विचारों से प्रकट होती है, विषय से प्रकट होती है। कवि का विषय, कवि का विचार जो है जब उदात्त होंगे तो रचना जो है स्वतः ही उदात्त हो जाएगी। तो पहला जो तत्व है वो क्या है? उदात्त विचार, उदात्त विषय। किसी भी काव्य रचना को यदि महान बनना है तो उसका विचार कैसा होना चाहिए, उसका विषय कैसा होना चाहिए, उसका विषय महान होना चाहिए, तभी रचना जो है क्या बनेगी? महान बनेगी। दूसरा, उदात्त भाव और भावों की उत्कृष्टता। उसके साथ साथ जो कवि है उसके भाव भी कैसे होने चाहिए? उसके भाव भी उदात्त होने चाहिए, उत्कृष्ट भाव होने चाहिए। नीच भाव वाला व्यक्ति जो है महान रचना को नहीं लिख सकता है, ठीक है। ऐसा किसका कहना है? लॉन्जाइनस का कहना है कि 2 जो तत्व है ये प्रतिभा, जन्मजात है, अंतरंग तत्व है। ये कवि के अंदर पहले से निहित रहते हैं। कौन कौन से? एक तो उदात्त विचार और एक विषय की गरिमा। उदात्त भाव या भावों की उत्कृष्टता, ये 2 जो है अंतरंग तत्व बताए हैं लॉन्जाइनस ने, ठीक है, उदात्तता के बारे में। तीसरा, समुचित अलंकार विधान। अब रचना को महान बनाना है तो उसमें एक तत्व का और शामिल होना चाहिए, और कौन सा? समुचित अलंकार विधान। अलंकारों का समुचित सामंजस्यपूर्ण प्रयोग जो है रचना में होना चाहिए, जिसके प्रयोग से रचना जो है क्या बनती है? महान बनती है, उदात्त बनती है। उसके बाद उसकी भाषा भी कैसी होनी चाहिए? उत्कृष्ट भाषा होनी चाहिए। नीच भाषा, निकृष्ट भाषा जो है वो नहीं होनी चाहिए, कृष्ट भाषा जो नहीं होनी चाहिए। जितनी भाषा उत्कृष्ट होगी वो रचना उतनी ही महान बनेगी, उतनी ही महान कहलाएगी। अंतिम, गरिमामयी रचना विधान और पदशैली। पदशैली और उसकी रचना विधान जो है, निर्माण का तरीका जो है, विधान का जो तरीका है वो भी कैसा होना चाहिए? उत्कृष्ट होना चाहिए, गरिमामय होना चाहिए। तो ये 5 तत्व जो है लॉन्जाइनस ने बताए हैं। इनमें से 2 जो है पहले के अंतरंग तत्व है, ये कवि की प्रतिभा, उसके जन्म से संबंधित है। 3 जो है बहिरंग है, बाहरी तत्व हैं जो काव्य में बाद में शामिल किए जाते हैं, ठीक है। देखिए, उपयुक्त तत्वों में से प्रथम 2 जो है उदात्त विचार और उदात्त भाव जो है वो जन्मजात, प्रतिभा और काव्य के कैसे पक्ष से संबंधित है? अंतरंग पक्ष से संबंधित है। और ये प्रश्न एक नहीं कई बार पूछा जा चुका है कि अंतरंग तत्व कौन कौन से हैं, प्रतिभा से संबंधित कौन कौन से हैं, जन्मजात संबंधित कौन कौन से हैं। तो पहले के 2 जो है उदात्त विचार और उदात्त भाव, ये दोनों ही जो है अंतरंग पक्ष के तत्व हैं लॉन्जाइनस के उदात्त तत्व के, ठीक है। और अंतरंग तत्वों को आत्मा या चेतना की शक्ति कहा जाता है। और पहले के जो 2 तत्व है
भाव और विचार, ये दोनों ही जो है आत्मा और चेतना की शक्ति कहलाते हैं, तथा अन्य तीन, बाकी ये तीन जो तत्व है वो अर्जित है, उसको बाद में अर्जन किया जाता है, काव्य कला पक्ष से संबंधित है और बहिरंग पक्ष से संबंधित है। तो हमने पढ़ा 5 तत्व, पहले के 2 जो है प्रतिभा, जन्मजात, अंतरंग तत्व है, अंतिम के 3 जो है वो बहिरंग है, अर्जित है और काव्य कला पक्ष से संबंधित है। ठीक है, तो 5 तत्व विशेषकर अपन को याद रखने हैं। कौन कौन से हैं एक अपन फिर देख लेते हैं। उदात्त विचार और विषय की गरिमा, विचार उदात्त होने चाहिए, विषय उदात्त होना चाहिए। उदात्त भाव और भावों की उत्कृष्टता, यानी कि उत्कृष्ट भाव, उदात्त भाव, पहला उदात्त विचार, दूसरा उदात्त भाव, तीसरा समुचित अलंकार विधान, चौथा उत्कृष्ट भाषा और 5वां उत्कृष्ट विधान शैली, पद शैली। ये 5 है, 2 अंतरंग, 3 बहिरंग। ठीक है, आगे देखिए। अब इसका एक और महत्वपूर्ण फैक्ट अपन को यहां पढ़ना है। उदात्तता के विरोधी तत्व, काव्य में कुछ ऐसे तत्व शामिल हो जाते हैं जिन पर कवि का ध्यान नहीं रहता है, और इन 3 विरोधी तत्वों के कारण जो है कोई रचना जो है महान होते होते रह जाती है या महान नहीं बन पाती है। क्यों नहीं बन पाती है कोई रचना महान? उसके पीछे 3 तत्व जो है लॉन्जाइनस ने बताए हैं, जिनको वो उदात्तता के विरोधी तत्व कहते हैं, कि ये तत्व जो है ये रचना को उदात्त बनने से रोकते हैं, उसका विरोध करते हैं। तो कौन कौन से 3 तत्व अपन को याद रखने हैं? देखिए, पहला है शब्द आडंबर, यानी कि दिखावटी भाषा। कवि को यह चाहिए कि उसकी भाषा जो है दिखावटी नहीं होनी चाहिए, महान बनने का दिखावा ना करें उसकी भाषा सहज हो, तो सहजता को प्राप्त करने वाली होनी चाहिए, दिखावटी भाषा नहीं होनी चाहिए। ये पहला बाधक तत्व है उदात्तता में। दूसरा भाव आडंबर, भाषा के साथ साथ भावों में भी आडंबर नहीं होना चाहिए, दिखावटीपन वाले भाव नहीं होने चाहिए, यानी कि भावों की अनियंत्रित अनियमित अभिव्यक्ति नहीं होनी चाहिए या अति भावुकता नहीं होनी चाहिए। मतलब भावों का सामंजस्य पूर्ण जो है प्रयोग किया जाना चाहिए। भाव अधिक भी ना हो, कम भी ना हो, दिखावटी भी ना हो, अनियंत्रित भी ना हो, यानी कि भावों का सामंजस्य पूर्ण जो है अभिव्यक्ति होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो वो उसका क्या है, बाधक तत्व बन सकता है। तो दूसरा जो बाधक तत्व है लॉन्जाइनस ने कौन सा बताया है? भावा आडंबर। पहला है शब्द आडंबर, दूसरा है भावा आडंबर, तीसरा है बालेयता, यानी कि बलिष्ठता या बचकानापन। भाषा में, काव्य में बचकानापन नहीं होना चाहिए। अनियंत्रित जो है गतिविधि या अनियंत्रित भाषा, अनियंत्रित भाव का प्रयोग नहीं होना चाहिए, वरना वो भाषा और वो काव्य कैसा लगता है? बचकाना लगता है। ठीक है, यानी कि इस बचकानापन या पंडिताओ दृष्टि कहा जाता है, यह सबसे अधम दोष है, सबसे निकृष्ट दोष जो है उदात्तता में कौन सा है? बालेयता या बालिशता, या इसको बचकानापन भी बोलते हैं, इसको पंडिताओ दृष्टि भी कहा जाता है। तो 3 जो है वो अपने उदात्त तत्व में दोष है। कौन कौन से? पहला है भावा आडंबर, शब्दा आडंबर और बचकानापन, बालिशता या पंडिताओ दृष्टि, ठीक है, या जिसको बालेयता भी बोलते हैं। तो ये 3 जो है इसके विरोधी तत्व है। इसमें सबसे निकृष्ट दोष कौन सा है? तो सबसे निकृष्ट दोष जो है वो बालेयता, बचकानापन या बलिष्ठता है। ठीक है, तो इस प्रकार से 5 तत्व है और 3 जो है इसके विरोधी तत्व है, ये अपन को याद रखना है। अब आती है उदात्तता से संबंधित कुछ विशेष तथ्य, जहां से सीधे से प्रश्न जो है परीक्षा में आते हैं, कथन के रूप में आते हैं। लिखा जाता है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है उदात्तता से संबंधित नहीं है। तो मैंने इसका संकलन जो है विभिन्न परीक्षा से जो प्रश्न आए हैं उनसे किया है, विभिन्न पुस्तकों से किया है, और किस प्रकार के कथन पूछे जा सकते हैं, पूछे गए हैं, उसका मैंने संकलन किया है। तो निश्चित तौर पर ये आपके लिए लाभकारी होंगे, इनको अपन को अच्छे से याद करना है। देखिए, उदात्त सम्मोहन है। उदात्तता क्या है? एक प्रकार का सम्मोहन है। जब हम किसी रचना को पढ़ते हैं तो अचानक हम उसमें भाव विभोर हो जाते हैं, उस रचना के वशीभूत हो जाते हैं, फिर लगता है कि कब मैं इसको पूरा पढूं। इसको बोलते हैं सम्मोहन। हम पूरी तरह से उस रचना के सम्मोहन में फंस जाते हैं, उससे सम्मोहित हो जाते हैं, उससे बंध जाते हैं।
और अगर हम किस रचना से बंध रहे हैं, उससे सम्मोहित हो रहे हैं, इसका मतलब वो रचना कैसी है? उदात्त रचना है, वो फिर महान रचना है। तो उदात्त क्या है? सम्मोहन है। उदात्त लोकोत्तर आह्लाद है। आह्लाद का मतलब है आनंद। मतलब उदात्त तत्व जो है एक प्रकार का लोकोत्तर, इस लोक से उत्तर है, इस लोक से परे एक आनंद का भाव है। जिस रचना को पढ़ते हुए, जिस कविता को पढ़ते हुए, जिस काव्य को पढ़ते हुए हमें लोकोत्तर आनंद की प्राप्ति हो, जिसकी व्याख्या नहीं की जा सके, मतलब वो रचना, वो काव्य कैसा हो जाएगा? उदात्त हो जाएगा। यानी कि उदात्त जो कैसा है? लोकोत्तर आह्लाद है। यह सबको प्रभावित करता है। जो महान रचना होगी, जो उदात्त रचना होगी, वो सबको प्रभावित करेगी। जैसे जयशंकर का कामायनी। अब ऐसा नहीं है कि कामायनी मेरे को प्रभावित कर रही है, आपको प्रभावित ना करे, ऐसा नहीं है। जिसने भी कामायनी को पढ़ा है अच्छे से, उसने सबको प्रभावित किया है। प्रेमचंद का गोदान, ऐसा नहीं कि मैंने पढ़ा, मेरे को अच्छा लगा, आपको अच्छा ना लगेगा, निश्चित तौर पर लगेगा। यानी कि जो रचना महान है, जो उदात्त है, वो सबके लिए, सबको प्रभावित करने वाली है। वो किसी एक विशेष व्यक्ति को प्रभावित करने वाले नहीं है। इसलिए उदात्तता जो है वो सबको प्रभावित करती है, ये अपन को याद रखनी है। यह किसी चमत्कार की भांति अचानक प्रकट होता है। उदात्त का जो गुण है वो किसी रचना में अचानक प्रकट होता है। हम कोई कविता पढ़ते हैं, अचानक पढ़ते पढ़ते अपन को लगता है वाह क्या कविता है, हम पूरे उसमें भाव विभोर अचानक से हो जाते हैं। तो उदात्तता जो है रचना में अचानक प्रकट होती है। ठीक है। अभिव्यक्ति की उत्कृष्टता और उच्चता ही क्या है? उदात्त है। हमने पहले भी चर्चा की है। व्यक्ति की, कवि की अभिव्यक्ति कैसे होनी चाहिए? उत्कृष्ट होनी चाहिए। उसके विचार, उसके भाव कैसे होने चाहिए? उत्कृष्ट होने चाहिए। और यही क्या है? औदात्य है। इसमें पाठक को बहा ले जाने की शक्ति होती है। औदात्य जो है वो पाठक को बहा ले जाता है, भाव विभोर कर देता है। रचना के भाव में उस पाठक का साधारणीकरण हो जाता है, वो सहृदय वो कविता में बह जाता है। फिर उसको मालूम नहीं रहता है कि कब रचना जो है शुरू हुई है, कब खत्म हुई है, कब वो पूरी होगी। वो चाहता है कि इसे पढ़ता जाए, रचना चलती जाए। तो औदात्य जिस रचना में होगा वो पाठक को अपने साथ क्या करेगी? बहा ले जाएगी। यानी कि इसको पाठक में बहा ले जाने की शक्ति होती है। यह श्रोता के तर्क का समाधान नहीं करता, बल्कि उसे अभिभूत कर देता है। ये श्रोता या पाठक के तर्क का समाधान नहीं करता है। रचना जो है उसके अंदर उठ रहे जो ज्वार है, उसके अंदर उठ रहे जो प्रश्न है, उसका उत्तर नहीं देता है। वो बस उसको अभिभूत करता है, पढ़ने वाले को भाव विभोर कर देता है, सम्मोहित कर देता है, वो बह जाता है उसमें। लेकिन उसके जो तर्क है, उसके जो विचार है, उसके जो प्रश्न है, उसका वो समाधान नहीं करता है। ठीक है। तो यहाँ लिखा है लोजाइनस ने, ये श्रोता के तर्क का समाधान नहीं करता, बल्कि उसे क्या कर देता है? अभिभूत कर देता है। औदात्य जो है वो कार्य का अनुनयन नहीं है, अनुकरण नहीं है। ठीक है। यह सृजनात्मकता और कौशलता से भिन्न तत्व है। उदात्तता जो है एक प्रकार की सृजनात्मकता नहीं है, एक सृजन नहीं है, ये स्वतः ही आती है। ठीक है। लोंजाइनस के अनुसार अलंकारों का प्रयोग, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और एक बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि लोंजाइनस के अनुसार अलंकारों का जो प्रयोग है वो चमत्कार प्रदर्शन के लिए नहीं है, बल्कि अलंकार भावावेग की प्रेरणा से सहज और स्वाभाविक रूप से काव्य में आने चाहिए। बहुत बड़ी बात कही है। वो कहते हैं कि अलंकारों का जो विधान है वो कविता में चमत्कार प्रदर्शन के लिए नहीं है। अलंकार तो स्वतः ही सहज रूप में, स्वाभाविक रूप से कविता में स्वतः ही आ जाने चाहिए। अपने आप जो आ जाए वही अलंकार है। और उन्हीं अलंकारों से रचना जो है उदात्तता को प्राप्त करती है, महानता को प्राप्त करती है। अपन जबरदस्ती यदि अलंकारों का प्रयोग करेंगे तो वो रचना जो है वो चमत्कारिक बन सकती है, लेकिन उदात्त नहीं बन सकती है। ऐसा किसका कहना है? लोंजाइनस का कहना है कि अलंकार का जो है प्रयोग वो चमत्कार के लिए नहीं है, चमत्कार प्रदर्शन के लिए नहीं है, वो भावावेग को बढ़ाने के लिए है। ठीक है। और ये स्वतः ही काव्य में आने चाहिए। लोंजाइनस रचना का प्राण तत्व किसको मानते हैं? सामंजस्य को मानते हैं। सभी तत्व हमने जो पढ़े, उत्कृष्ट भाव, उत्कृष्ट विचार, उत्कृष्ट अलंकारों का प्रयोग, पद शैली, इन सभी का जो है सामंजस्य है, वही क्या है? प्रमुख तत्व है। ठीक है। यही रचना का जो है प्राण तत्व है, लोंजाइनस मानते हैं। लोंजाइनस ने 5 तत्वों में से सबसे महान जो है किसको माना है? प्रमुख स्रोत किसको माना है? तो महान विचार। जो पहला जो है महान विचार, महान विषय, उत्कृष्ट विषय, वही जो है सबसे प्रमुख स्रोत है, प्रमुख तत्व है।
औदात्य आत्मा की महानता का प्रतिबिंब है। हमने पहले भी चर्चा की है, जिस कवि का व्यक्तित्व जो है महान होगा, उसका रचनाएं भी कैसी होगी, महान होगी, औदात्यपूर्ण होगी। यानी कि औदात्य जो है एक व्यक्तित्व का क्या है, प्रतिबिंब है, एक आत्मा का क्या है, प्रतिबिंब है। ये आत्मा की महानता का ही क्या है, प्रतिबिंब है। लॉन्जाइनस के अनुसार काव्य का प्रयोजन क्या है, आनंद। ये हमारे काव्य प्रयोजन हमने पढ़ा भी था कि लॉन्जाइनस जो है उसका काव्य प्रयोजन क्या है, आनंद। उनके अनुसार काव्य का लिखने का उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो आनंद की प्राप्ति जो है होना चाहिए। उदात्त की पहचान है कि वह सर्वकालिक सर्वदेशिक है। हमने पहले ही पढ़ लिया कि उदात्त किसी एक व्यक्ति पर प्रभावित नहीं होती है, वो सर्वकालिक है, सार्वभौमिक है, हर एक काल में जो रचनाएं महान हो चुकी है, उदात्तता को प्राप्त कर चुकी है, वो हर काल में हर स्थिति में महान ही रहेगी। कामायनी अमर है तो अमर ही रहेगी, उनका नाम जयशंकर प्रसाद का अमर है तो अब अमर ही रहेगा। यानी कि वो सर्वकालिक है, हर काल में जो है वो उदात्तता को प्राप्त करने वाली है, और सर्वदेशिक है, यानी कि हर जगह जो है उसकी जो महानता है वो हमेशा प्रदर्शित होती रहेगी। लॉन्जाइनस ने आवेग, अब एक और फैक्ट जो है यहाँ मैंने जोड़ा है, जहाँ से एक बार प्रश्न पूछा गया है, नेट में पूछा गया है, ठीक है, और पीजीटी में पूछा गया है, हो सकता है अपने आरपीएससी में प्रश्न आ जाए कि लॉन्जाइनस ने आवेग के दो रूप माने हैं, भाव के दो रूप माने हैं। पहला सुखात्मक और दुखात्मक, दो प्रकार के आवेग माने हैं लॉन्जाइनस ने, सुखात्मक और दुखात्मक। सुखात्मक आवेग के अंतर्गत हर्ष, उल्लास, उत्साह आदि शामिल है, और दुखात्मक आवेग में शोक, भय, दया आदि आते हैं। सुखात्मक आवेग को भव्य आवेग और दुखात्मक आवेग को निम्न आवेग भी कहा जाता है। तो यहाँ आवेगों को लेकर चर्चा की है लॉन्जाइनस ने कि दो प्रकार के आवेग है, सुखात्मक और दुखात्मक। सुखात्मक जो है उनको भव्य आवेग कहते हैं, दुखात्मक को निम्न कहते हैं। दुखात्मक आवेग कौन कौन से हैं, भय है, दया है, शोक है। और सुखात्मक आवेग कौन कौन से हैं, तो हर्ष है, उल्लास है, उत्साह है, ये सुखात्मक आवेग है। तो आवेग को लेकर यहाँ बात लॉन्जाइनस ने की है। हमारा मूल विषय था लॉन्जाइनस का उदात्त तत्व, जिसके बारे में हमने अच्छे से चर्चा की। कौन कौन सी चीज़ें लॉन्जाइनस ने उदात्तता को लेकर बताई है, तो 5 तत्व बताए हैं, 3 विरोधी तत्व हैं अपन को याद रखने हैं। कुछ चीज़ें हमने अलग से पढ़ी हैं, कुछ कथन हमने अलग से पढ़े हैं, उनको आपको जो है एक बार वापस रिवाइज करना है अच्छे से। और इनकी पुस्तक के बारे में अपन को ध्यान रखना है, जो इनकी पुस्तक है पेरिप्सिस, कब लिखी गई, कब इसका अनुवाद किया गया, किस शैली में लिखी गई है, किसको इन्होंने संबोधित करते लिखी है, ये सारा जो है अपन को याद रखना है, और यहीं से प्रश्न बनता है। और मुझे पूरी आशा है कि हमारा लॉन्जाइनस का जो प्रश्न है वो हमारे इन नोट्सों से बाहर नहीं जाएगा। इन नोट्सों का संकलन मैंने अपनी पुस्तक में भी किया है, और उस पुस्तक को आप अमेजोन पर खरीद सकते हैं, और दूसरा मेरा खुद का जो बुक स्टोर है वहाँ से आप खरीद सकते हैं। उसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप ऑनलाइन कर सकते हैं। निश्चित तौर पर आपको फ़ायदा होगा। बहुत ही स्पष्ट शैली में लिखी गई है, जैसे आप नोट्सों में दिख रहे हैं। कोई किसी प्रकार का जो है अतिरिक्त जो है तथ्य नहीं है, कचरा नहीं है, बिना काम का कोई फैक्ट इसमें नहीं जोड़ा गया है। सारे फैक्ट जो हमारे काम के हैं एग्जाम की दृष्टि से, रिवीजन टाइप नोट्स है। इनका जो है आप प्रयोग एक एज ए रिवीजन भी कर सकते हैं एग्जाम के टाइम में, ठीक है। तो आपने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को आगे शेयर भी करें, लाइक भी करें। अपने जो भी प्रश्न हैं, जो भी सुझाव हैं, जो भी निर्देश आप मुझे देना चाहते हैं, आप कमेंट जरूर करें, ठीक है। और किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो पढ़ाई से संबंधित, आप मेरे को ज़रूर संपर्क करें। मेरे सामर्थ्य में होगा उतना मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा, आपकी हेल्प करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।